एपिसोड 239 रीबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। तभी एक और लेडी ने कहा, ठीक है, इतने सालों से वेट कर रहे हैं, थोड़ी और देर ही सही। आखिरकार हमें भी तो देखना है कि तुम्हारे पोते ने किसे अपनी लाइफ पार्टनर चूज किया है। उनकी बात सुनकर बाकी सबने भी हाँ में सिर हिला दिया। तभी एक और ओल्ड लेडी ने कहा, अच्छा ये तो बता दे कि वो किस खानदान से है। ये ओल्ड लेडी आज अपनी पोती और पोते के साथ आई थी। ये हमेशा से चाहती थी कि उनकी पोती की शादी मोक्ष से हो। अब आगे, इसलिए उन्हें बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि सच में मोक्ष ने अपने लिए किसी को चुन लिया है। वो सोच रही थी अगर उस लड़की का बैकग्राउंड अच्छा नहीं हुआ तो वो आसानी से अपनी पोती की बात फिर से कर सकती है। वहीं कनक जी ने अपनी मुंह बनाकर मन में सोचा, वो मेरी पोता बहू कोई ऐसी इंसान है क्या जिसे तुम सब आसानी से जान पाओ। फिर वो हंसते हुए बोली, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, मेरी पोता बहू बस आने ही वाली है। ये कहकर वो डेस्पेरेटली अपनी फोन को देखने लगी कि कहीं मोक्ष ने अगर उनकी मैसेज का कोई रिस्पॉन्स दिया होगा, क्योंकि ईशानी की फोन नहीं लग रहा था। पर ना तो ईशानी की तरफ से और ना ही मोक्ष की तरफ से कोई भी मैसेज था। वहीं वो ओल्ड लेडी जिन्होंने अभी कनक जी से ईशानी के बारे में पूछा था, उन्होंने अपनी पोती को अपने पास बुलाया, जो थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर अपनी एज की दो लड़कियों से बात कर रही थी। उन दोनों को एक्सक्यूज करके वो अपनी दादी माँ के पास आ गई, तो उसकी दादी माँ मिंती जी ने उसे अपने सकल की सभी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया। लास्ट में उन्होंने कनक जी से उसे मिलवाया। कनक जी, ये मेरी पोती है रितिका। मेहिका ने भी कनक जी को पॉलिटिकली ग्रिट किया। कनक जी ने मेहिका को देखा, जो खूबसूरत तो थी, पर उसकी आंखों में वो चमक वो झलक नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में तो चालाकी नजर आ रही थी। कनक जी की आंखों में दुनिया की कोई भी लड़की उनकी बहू के आगे स्टैंड ही नहीं करती थी। उसकी खूबसूरती आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ एक पावर हाउस थी, एक ऐसी रिमार्केबल लड़की जिसे हर कोई पसंद करे। उन्होंने बस एक फेक स्माइल किया और बोली, ओहो काफी बड़ी हो गई है, अच्छी बात है। मिंती जी बड़ी प्राउड स्माइल लिए बोली, हाँ वो कुछ दिन पहले ही अब्रॉड से आई है, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था। वो 3 साल के लिए हाई स्टडी के लिए अब्रॉड चली गई थी। वो स्टडी में भी और बाकी के स्किल में भी बहुत टैलेंटेड है। मेहिका ने एक वार्म स्माइल के साथ अपनी दादी माँ को देखा और एक प्यारी पोती की तरह बिहेव करते हुए बोली, दादी माँ आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे और बोले, सच में तुम्हारी पोती बहुत प्यारी है। मिंती जी ने कनक जी को हंसते हुए देखा, जैसे कहना चाहती हो, देखा मेरी पोती कितनी आउटस्टैंडिंग है। अगर तुम मेरी प्रपोजल में राजी हो जाती तो आज ये तुम्हारी पोता बहू होती। पर उनकी इस नज़र को देखकर कनक जी ने मुंह बना लिया और मन ही मन सोचे, इतना भी क्या खास है इस लड़की में, एक बार मेरी पोता बहू आ जाए तो सबकी मुंह बंद हो जाएगी। तभी वहां पर नरेंद्र जी के साथ उनके दो दोस्त और उनकी पोती और पोता भी आ गए। उन दोनों को भी नरेंद्र जी ने बता दिया था कि आज उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ आने वाली है। उन सबने उन्हें ग्रिट किया, तो नरेंद्र जी की एक दोस्त राजन जी को देखकर मिंती जी खुश होकर बोली, अरे मिस्टर नायक आप भी यहाँ है। मुझे लगा दूसरी बार की तरह आप नहीं आएंगे। ये मेरी पोती रितिका है, ये चेज और पियानो में बहुत अच्छी है। वो ऑलरेडी इस बार चेज में नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करने वाली है। ये कहते हुए भी वो कनक जी को देख रहे थे बीच बीच में, ताकि उनकी रिएक्शन देख सके जब उन्हें पता चलता कि उन्होंने कितनी अच्छी लड़की को रिजेक्ट किया है। बाकी बहुत सारे लोग भी उसके पास आ गए थे। उनकी बात सुनकर राजन जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मेरी पोती मेघा ने भी पियानो कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्लेस जीता है। उनकी बात सुनकर मिंती जी को जलन तो हो रही थी, पर उन्होंने स्माइल किया, फिर बोली, ये तो काफी अच्छी बात है, हम सबके पोते पोतियां अपनी जगह पर बेस्ट है। फिर राजन जी को देखकर बोली, क्या आप उस वर्ल्ड की फेमस चेज मास्टर ईरा को नहीं जानते हैं? क्या आप उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो मेहिका को अपनी स्टूडेंट एक्सेप्ट कर ले? अगर ऐसा हुआ तो वो फास्ट पोजीशन जरूर हासिल कर सकती है। उनकी बात सुनकर मेहिका की फेस पर स्माइल आ गई। वो भी तो यही चाहती थी कि उसकी दादी माँ राजन जी से बात करके एक बार मिस ईरा को उसे स्टूडेंट बनाने को कहे। वहीं आसपास के लोग राजन जी की पोती मेघा की तारीफ कर रहे थे कि उसने फर्स्ट प्लेस जीता है और मेहिका की स्किल भी काफी अच्छी है। ना सिर्फ वो एक अच्छी चेस प्लेयर है, बल्कि उसकी पियानो स्किल भी काफी अच्छी है। आसपास की तारीफ भरी बातें सुनकर मेघा और मेहिका को बहुत अच्छा फील हो रहा था। तभी राजन जी बोले, मैं कैसे रेफर कर सकता हूँ, वो कोई ऐसी वैसी इंसान नहीं है, मैं तो बस 1 या 2 बार उससे मिला था। वो एक बहुत ही स्ट्रोंग माइंडेड और हाई वैल्यूज रखने वाली इंसान है। आज तक उसने कोई स्टूडेंट नहीं बनाया, शायद किसी की स्किल इतना भी अच्छा नहीं है उसके सामने जो वो उसे अपनी स्टूडेंट बनाए। क्या तुम्हारी पोती चेज में इतना अच्छा है, क्या वो मिस ईरा की स्टैंडर्ड को मैच कर पाएगी? उनकी बात सुनकर मिंती जी और मेहिका सोच में पड़ गई। सच में मिस ईरा की स्टूडेंट बनने के लिए उतना क्वालिफाइड होना भी जरूरी है। अगर स्टूडेंट एवरेज हुआ तो वो अपनी लेगेसी आगे कैसे बढ़ाएगी?
वहीं अखिलेश जी और कल्पना जी अपनी कोल्ड ऑरा के साथ एक साइड बैठे हुए थे। कुछ लोग उनसे बात करने के लिए आ रहे थे, पर अखिलेश जी और कल्पना जी को ज्यादा किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं था। वहीं नव्या और दक्ष भी उनके पास आ गए। मोम, डैड, भाई अब तक भाभी को लेकर क्यों नहीं आए? मुझे यहाँ इरिटेशन हो रहा है। कल्पना जी भी अखिलेश जी से बोली, अब तक मोक्ष और ईशानी क्यों नहीं आए? एक तो ये नालायक लड़का कभी ठीक से जवाब भी नहीं देता। अब वो हमारी बहू को भी अपने साथ रख के अपनी तरह बना देना चाहता है, ताकि उसकी तरह हमारी बहू हमें इग्नोर करे और हमसे दूर हो जाए। एक बार आ जाए ये लड़का, अगर मैंने उसे सबक ना सिखाया तो ने उसकी मोम नहीं। उनकी बात सुनकर दक्ष बोला, ये इस मोम आपको भाई को एक अच्छा सबक तो सिखाना ही चाहिए, ताकि वो कभी हमसे भाभी को दूर ना करे। वहीं दादाजी और दादी माँ को अब भी कुछ लोग घेरे हुए थे। तभी नरेंद्र जी के पास खड़े इंसान जो उनकी सोशल सर्कल से थे, वो बोले, अरे तुम कब हमें वो सभी न्यू एंटीक पीस दिखाने वाले हो? हूँ जब तक इंतजार करना होगा, अब तो मेरे पैर भी दर्द करने लगे हैं। ये थे प्रकाश जी, नरेंद्र जी के अच्छे दोस्तों में से एक। वो हमेशा इसी प्राइवेट क्लब में मिलते थे। जयदेव जी, नरेंद्र जी, प्रकाश जी और राजन जी चारों को ही एंटीक चीजों का बहुत शौक था, पर उनके पास प्राइवेट म्यूजियम नहीं था। इसलिए नरेंद्र जी जो भी वैल्यूएबल एंटीक चीजें लाते थे, सब इसी म्यूजियम में रख देते थे, और इसी वजह से प्रकाश जी, जयदेव जी और राजन जी यहाँ खींचे चले आते थे। इसलिए ये क्लब सभी हाई सोसाइटी लोगों के लिए एक अट्रैक्ट करने वाली जगह थी। उनके पास ही उनकी पोती रोशनी और पोता रोशन खड़े थे। रोशनी तो बस मोक्ष को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। नरेंद्र जी हंसते हुए बोले, अरे लगता है तर ज्यादा बूढ़ा हो गया है, इसलिए तेरे पैर में दर्द हो रहा है। मुझे देखो, मैं बिल्कुल फिट हूँ। और इन सारी एंटीक चीजों को जिसने मुझे गिफ्ट दिया है, वो इंसान भी अभी तक नहीं आए, तो थोड़ी देर और रुक जाओ। रोशनी के पास खड़ी लड़की अपनी आई रोल करने लगी और धीरे से बोली, ऐसा कौन है जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं? हो सकता है कोई खास हो, रोशनी ने अपनी कूल टेम्परमेंट के साथ कहा। तभी बाहर से नमन आया, जिसे देखकर दादाजी और दादी माँ खुश हो गई, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अगर नमन आ गया है तो मोक्ष और ईशानी भी आ गए होंगे। दादी माँ अपनी जगह से खड़ी हो गई। अब उन्हें राहत मिली और वो मन ही मन बोली, अब मैं भी देखती हूँ तुम सब क्या कहते हो। कहीं मेरी प्यारी ईशानी को देखकर ये सब उसे नजर ना लगा दे। बड़े आए थे मेरी पोता बहू से कंपेयर करने वाले। तभी सबकी नजर डोर की तरफ चली गई, जहां से नमम आ रहा था। तभी सबकी नजर उसके पीछे आ रहे कपल पर गई। उन दोनों को देखकर तो कोई भी उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो दोनों मोक्ष और ईशानी थे। दोनों अपनी पावरफुल और कंपोज्ड ऑरा के साथ चलकर अंदर आ रहे थे। ईशानी ने आज मास्क नहीं पहना था। उसकी एलिगेंस और डिमोना उसे सबसे अलग बना रही थी। उसकी बर्फ जैसी गोरी स्किन लाइट से ग्लो कर रहा था। उसकी खूबसूरत ग्रे आंखें किसी को भी अपने अंदर डूबने पर मजबूर कर सकती थी। उसकी फेशियल फीचर इतना खूबसूरत था कि कोई उसे एक बार देखकर ही प्यार में पागल हो सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सब कुछ उसकी चमक के आगे फीकी पड़ती जा रही हो। वहीं सभी लड़कियां भी मोक्ष को प्यार से देख रही थी और उन्हें ईशानी की खूबसूरती से जलन हो रही थी। वहीं रोशनी की आंखें डिम हो गई थी। आज तक वो दूर से ही मोक्ष को देखकर उसे प्यार करती थी, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि मोक्ष ने किसी और को अपने लिए पसंद कर लिया है। उसकी आंखों में एक दर्द था, पर फिर उसने उसे आसानी से छुपा लिया और पहले की तरह काम और कंपोज्ड हो गई। वो एक हाई सोसाइटी में पली बड़ी लड़की थी। उसे पता था कि खुद की इमोशन को कैसे मैनेज करना है। वहीं लड़के भी ईशानी को प्यार से देख रहे थे। मिंती जी ने मन ही मन सोचा, तो क्या ये वो लड़की है? ईशानी की खूबसूरती के आगे उनकी पोती मेहका तो कुछ भी नहीं थी। इसे तो मेरे पोते ऋतिक के साथ होना चाहिए था। इतनी खूबसूरत लड़की को राजवंश खानदान की नहीं, बल्कि राठी खानदान की बहू बनना चाहिए था। अगर ऐसी खूबसूरत लड़की मेरी पोते से शादी करती तो सोसाइटी में जरूर सबसे मैं इसे मिलवाती। उन्होंने अपने से थोड़े दूर पर खड़े अपने पोते को देखा, जो मोक्ष के साथ आए लड़की को घूर कर देख रहा था। पता नहीं उनका ये पोता कब सुधरेगा। हमेशा मेकअप से पुती हुई लड़कियों के साथ घूमता रहता है। काश ये इस लड़की जैसी कोई अच्छी खूबसूरत लड़की ढूंढ लेता तो कितना अच्छा होता। तो आज वो भी इसी तरह सबके सामने अपनी बहू को शो करके फ्लॉन्ट करती कि उनकी बहू सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ऋतिक भी मन ही मन यही सोच रहा था कि काश ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती। आज तक उसने जितनी भी लड़कियों को देखा था, उनके साथ तो वो इस लड़कियों को कंपेयर भी नहीं कर सकता था। ये लड़की शायद आज तक उसकी देखी हुई सभी लड़कियों से सबसे ज्यादा खूबसूरत है। क्यों ये लड़की उसे क्यों नहीं मिली? ये उस मोक्ष राजवंश से क्यों मिली? इस जैसी खूबसूरती को तो सिर्फ वही डिजर्व करता था। इस लड़की को देखते ही उसे प्यार का एहसास हो रहा था। आज तक उसने जितनी भी लड़कियों को देखा था, सब उसकी पैसे के पीछे पागल थी। इसलिए उसने भी उन्हें एक टाइम पास की तरह सोचा, पर ये लड़की, इस लड़की को तो वो जिंदगी भर के लिए पाना चाहता था। चारू, जो कि रोशनी की सबसे अच्छी दोस्त थी और उनकी मोम फ्रेंड थी। चारू रोशनी की फीलिंग्स को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो ईशानी को देखते हुए बोली, क्या ये लड़की मिस्टर राजवंश की गर्लफ्रेंड है?
ये तो सच में काफी खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर रोशनी ने चाहते हुए भी उदास हो गई, तो चारू बोली, ये लड़की सिर्फ खूबसूरत है या इसमें कुछ टैलेंट भी है? वैसे कितनी टैलेंटेड तुम हो, ये तो उसके आगे शायद कुछ भी नहीं हो। टैलेंट के मामले में तुम उसे मात दे सकती हो। चारू ने जितना देखा था उस हिसाब से उसकी दोस्त रोशनी सबसे ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की थी। पर आज उसकी वो बहम ईशानी को देखने के बाद टूट गई थी। ईशानी की प्रेजेंस ही रोशनी को मात दे रही थी। खूबसूरती में भी ईशानी रोशनी से बहुत आगे थी। मोक्ष और ईशानी जैसे ही दादाजी और दादी माँ के पास आए, तो दादी माँ ने ईशानी को गले लगा लिया। मेरी प्यारी बच्ची तुम आ गई, तुम्हें इतनी देर क्यों हुआ आने में? कहीं इस नालायक की वजह से ही तो देर नहीं हुई? दादी माँ ने गुस्से से मोक्ष को देखते हुए ईशच पर सवाल दाग दिया। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एडिशन को।